हेलो स्टूडेंट। हमने अपने लास्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 54 क्वेश्चन किए थे। आज मैं आपके सामने 36 क्वेश्चन और लेकर आया हुआ हूँ। ये जो आज हम 36 क्वेश्चन करेंगे और जो लास्ट क्लास में 54 क्वेश्चन किए थे, इनके अंदर हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कंप्लीट हो जाएंगे। तो बोर्ड के एग्जाम में इनके बाहर चला जाए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएँगे, वो आपके कंप्लीट हो जाएँगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आज मैं फिर इसके जो नेक्स्ट चैप्टर हैं आपके साइंस के, तो उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, चाहे अभी जो केमिस्ट्री के भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं। और आपको किसी भी अदर सब्जेक्ट के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए हो जो बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, ये 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जो अदर साइड से नहीं बनाए गए हैं, कि आपके और अदर बुकों को ले लेके बनाए गए हों कॉम्पिटिशन लेवल के। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जिनके आने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू द आयरन फिलिंग? जब आयरन में मतलब Fe में जब HCl मिलाएँगे, तो उससे क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कोई भी जो मेटल होती है, कोई भी मेटल चाहे यहाँ पर आयरन है ना? चाहे ज़िंक है, किसी को भी अगर आप HCl या एसिड के साथ रिएक्शन कराएँगे, तो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है? तो इन ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन गैस कौन-सी है? तो पहले ऑप्शन में ही आपको हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो यही आंसर हो गया। संग के संग आयरन क्लोराइड भी मिल जाएगा। और आपको बाकी से क्या मतलब, हाइड्रोजन जब लिखा आ गया, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हो जाएगा और सॉल्ट बन जाता है आयरन क्लोराइड। FeCl3 या FeCl2 टाइप के कंपाउंड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन और रीज़न आ गया। अ लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड मिल जाएगा आपका। ब्राउन कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी, सही बात है। NO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी एंड ऑक्सीजन गैस। सही बात है, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3, उसको जब आप डिकम्पोज़िशन करोगे PbNO3 का, तो उसमें से लेड ऑक्साइड निकलेगा, सही बात है। लेड ऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि Pb है और ऑक्सीजन है। बाकी जब इसने लिख ही दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो NO2 निकल जाएगी इसमें से। तो बात तो बिल्कुल सही है, बाकी बची ऑक्सीजन जो यहाँ बच जाएगी, वो भी निकल जाएगी। तो फिर रीज़न क्या दे रहा है? लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। आप खुद बताइए, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड दे दिया, यहाँ लेड नाइट्रेट दे दिया, तो क्या इनका कोई लिंक है आपस में? कोई लिंक नहीं है। सही है कि नहीं सही है? येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। आप बताइए, असर्शन का रीज़न से कोई लेना-देना नहीं है। तो मतलब क्या हो गया? इसका आंसर चला गया आपका बी, कि ए तो बिल्कुल सही बात है और आर भी बिल्कुल सही बात है, परंतु जो आर है उसका ए से कोई मतलब नहीं है, कोई लिंक नहीं बैठ रहा। जबकि बात तो ये भी सही है, पोटेशियम आयोडाइड येलो पीपीटी बनाता है लेड आयोडाइड का और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है, परंतु रीज़न कोई भी असर्शन का कारण नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है, परंतु जो रीज़न है वो असर्शन का कोई बेस्ट कारण नहीं है, तो इसका आंसर चला गया बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीज़न। असर्शन का कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड आ गया, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल हो ऑफ। तो PbNO3 की जब रिएक्शन आपकी पोटेशियम आयोडाइड से कराएँगे, PbNO3 की रिएक्शन जब किससे करा रहे हैं आपकी? पोटेशियम आयोडाइड से, मतलब Ki से, ठीक है? Ki से करा देंगे। तो क्या कह रहा है? आप जानते हो, जब यहाँ भी ये पीबी मेटल आ गई कि नहीं आ गई? और यहाँ भी पोटेशियम आयोडाइड मेटल आ गई, तो एक दूसरे को दोनों क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा लेड आयोडाइड, जो पिछले क्वेश्चन में ही बना था। देखिए पिछले क्वेश्चन की रिएक्शन आ गई है ये, यहाँ पर देखिए पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होके येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था। इसका लेड आयोडाइड का। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है? तो अब ये पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है? तो इस तरह की रिएक्शन कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देती हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या आ गया।
अब आ गया द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of fats and oils in food market by unpleasant smell and taste is called rancidity। जहाँ भी ऑयल के खराब होने की बात आ जाए, फैट और ऑयल की, तो समझ जाना वहाँ पर कौन सी रिएक्शन क्या हो रहा है, वहाँ पर रेंसिडिटी। कोरोजन तो होता नहीं है, कोरोजन तो जंग लगना कहलाता है, रिडक्शन होता नहीं है। एंटीऑक्सीडेशन तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। एंटीऑक्सीडेशन से तो उल्टा उन्हें बचाया जाता है फैट और ऑयल को। तो चिप्स वगैरह में जो या अचार वगैरह जो समय के साथ खराब होने लगते हैं तो उनमें क्या हो जाती है, रेंसिडिटी। तो आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। फिर दोबारा वही आ गया, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो रिएक्शन हुई वो किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जो हुई थी अभी पीछे, तो किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। देखो H2O क्या होता है, वाटर ये फॉर्मूला होता है H2O, होता है कि नहीं होता है H2O का। इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप इनको तोड़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस माने होता है किसी को भी ब्रेक करना। तो इसमें से कितने मोल H2 निकलेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन निकलेंगे और 1 मोल कौन निकलेगा, केवल ऑक्सीजन। तो इसका आंसर चला जाएगा 2:1। अरे ज़ाहिर-सी बात है जब H2O में 2 हाइड्रोजन हैं तो इसके 2 ही मोल तो मिलेंगे और ऑक्सीजन 1 है, 1 मोल मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, सरल है पर आ जाता है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो क्या होगा, तो वाटर आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वाटर H2O होता है, वो आपका ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। यहाँ ब्रेक होता है उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें H2 और आपका O2 में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। H2 और O2 में ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें से कौन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का प्रोसेस का मतलब होता है इनमें से किसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो हीट किसमें एब्जॉर्ब होगी, आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है, जो बर्फ होती है, जो बर्फ है, आइस है, उसे मेल्ट होना है, पिघलना है, तो उसे गर्म ही तो किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। जैसे आप धूप में किसी बारिश वक़्त धूप में आइस को रख के आ जाएँ तो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। तो मतलब वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। वैसे सब्लिमेशन उसको बोला जाता है, यहाँ पर आइस डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में। उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। तो सबली मतलब वही है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, बीच में लिक्विड स्टेट भी आती है पर वो आपको दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर हो गया सब्लिमेशन ऑफ ड्राई। बाकी जितने भी हैं उनमें हीट निकलेगी, जैसे रेस्पिरेशन आपकी बॉडी गर्म रहती है, वाटर वेपर का कंडेंसेशन तो इसमें तो ठंडा किया जाता है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी आप जानते हो वाटर और एसिड को जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिलीज़ होती है? हीट रिलीज़ होती है। सेकंड, ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आंसर क्या हो गया? ए। द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। जाहिर सी बात है यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय वॉल्यूम वाटर में, वो कितना होता है। तो इसका आंसर क्या चला जाता है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर H2O। तो इसका जो आंसर यहाँ पे 1:2 दे रखा है, वो आपका गलत दे रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 होती है और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये 1:2 नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2:1। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पहले हाइड्रोजन दे रखा है, तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 1। तो आप इसका ए मत लगाइएगा, इसका आंसर जाएगा आपका सी जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। A substance which oxidizes itself and reduce other is known as। यहाँ पे क्या कर रहा है? अ सब्सटेंस है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है और दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड एनोड हैज, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा है। तो एनोड आप सबको पता होना चाहिए, सेल में कैथोड और एनोड होते हैं। तो एनोड क्या होता है आपका हमेशा पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है नेगेटिव। कैथोड होता है आपका नेगेटिव। तो एनोड क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ए ऑप्शन हो गया इसका आंसर हो गया ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट नहीं है। जिंक आपकी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगी, बिल्कुल सही बात है। एजी आपके कॉपर को नहीं निकाल पाएगा, इसका आंसर चला जाएगा बी। क्यों भाई साहब, एजी कम रिएक्टिव मेटल है, लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाती, तो इसका आंसर चला गया बी। आयरन कॉपर को कर देगा, सी भी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा, सही बात है। इसका आंसर चला गया बी, क्योंकि सिल्वर लो रिएक्टिव होती है, वो हाई रिएक्टिव मेटल को अलग नहीं कर सकती सॉल्यूशन में से। 14 आ गया, कॉपर डिस्प्लेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है इनको इनमें से किस मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी मेटल कॉपर से नीचे पाई जाती हैं उनको कॉपर डिस्प्लेस कर देगी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो गया सी AgNO3, क्योंकि जिंक आयरन और निकल तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इसका आंसर हो गया सी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, इनमें से कहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है यहाँ हो रहा है। कॉम्बिनेशन माने क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर या कंपाउंड मिलकर, ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना एरो आएगा, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है एरो है, ये प्लस नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे प्लस नहीं है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाई है अमोनिया, सही बात है कॉम्बिनेशन है। परंतु इन सब में देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, एक मिनट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ने मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ने O2 के साथ मिलकर SO3 बनाया है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर हो तो सब में रहा है कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन तो सब में हो रहा है, परंतु यहाँ पर आंसर क्या जाएगा ए जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू एलिमेंट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर टू एलिमेंट, है ना, यहाँ पे टू एलिमेंट लिखा हुआ है। तो अगर टू एलिमेंट लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर एलिमेंट, ये सब तो क्या है CaO CO2 अमोनिया HCl वगैरह, तो ये तो है कंपाउंड। तो क्या कंपाउंड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, एलिमेंट की बात कर रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा ए, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हैं आपके एलिमेंट। एलिमेंट माने एटम की फॉर्म में है, एटम या मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ठीक है जी, नेक्स्ट पर चलते हैं। सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑप्टेड वुड बी, आपको ये तो जानकारी होनी चाहिए जो कॉपर सल्फेट होता है किस तरह का होता है, ब्लू। तो इसका आंसर हो गया सी, ब्लू होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का पूछा जाए कैसा करेक्ट कलर होता है, ब्लू। नेक्स्ट आ गया, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। जब डाइल्यूट HCl में जिंक पीस मिलाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। देख लो इनमें हाइड्रोजन कौन सी कहाँ लिखी है, ये लिखी हुई है, ई में लिखा है स्मॉल बबल ऑफ H2 गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीस। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, किसी भी मेटल की रिएक्शन अगर आप एसिड से कराते हो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या हो रिएक्टिव हों, ठीक है, आप किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड से कराते हो तो हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिवर इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ, तो इसमें क्या है मैग्नीशियम रिबन है उसको रब करते हैं जब उसमें आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम की जो रिबन है, आप एनसीईआरटी पढ़िए तो शुरू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसको बर्निंग से पहले क्या करते हैं आप रब करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं रब करते हैं। रब करने से क्या होता है कि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है तरह-तरह के। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, सही है? मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है और ये सल्फेट और क्लोराइड तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पर वैसे तो आंसर होना चाहिए बोथ में बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, पर यहाँ पर आंसर दे रखा है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। और जनरली जो हम इसको रब करते हैं ना, वो इसलिए रब करते हैं कि इसकी बेसिक जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है, वो रिमूव हो जाए। इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, तो वो इस पे से रिमूव
हो जाए तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा ए। अगर बोथ होता तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट चला जाता, परंतु यहाँ पर बोथ नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या कर दीजिएगा ए, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें जो प्रोडक्ट बन के आए वो बिल्कुल रिएक्टेंट से अलग हो। तो स्टोरिंग विस्टोरिंग तो होता ही नहीं है, लिक्विफिकेशन भी नहीं होता, पेट्रोल को चाइना डिश में रखो वो भी नहीं होता। इसका आंसर हो गया डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो ये इसका आंसर हो गया, डी हो गया इसका आंसर। क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है? कॉपर ऑक्साइड बन के तैयार हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आ गया, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है? एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो रीजन क्या दे रखा है? जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। देखो, जिंक रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये बात तो सही है, पर क्या बताओ इसका लेना देना ऊपर वाली रिएक्शन से है कुछ? यहाँ ऊपर तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, HCl से रिएक्शन हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हो रही है, तो क्या इस केस में रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अलग बात दे रखी है, यहाँ बिल्कुल अलग बात दे रखी है, पर दोनों बातें हैं सही, दोनों बातें सही हैं। तो इसका आंसर चला जाएगा बी, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 21 आ गया, ठीक है? MnO2 ने 4HCl से रिएक्शन करी है, ये सब बन गया MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2 इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। सही बात है, रिडॉक्स रिएक्शन तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? रीज़न MnO2 ऑक्सिडाइज़ HCl, सही बात है, ऑक्सिडाइज़ करेगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, ये HCl को ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है? Mn देखो, मैंगनीज़ में से ऑक्सीजन हट गया है, किसके पास चला गया है? HCl के पास, तभी तो H2 बन गया, ठीक है? ऑक्सिडाइज़ HCl टू Cl2 एंड गेट रिड्यूस्ड टू MnCl। और ये बात भी सही है, और मैंगनीज़ खुद क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया है, खुद किसमें कन्वर्ट हो गया है? MnCl2 में, तो इसका आंसर चला गया ए। असर्शन भी सही है और उसका जो रीज़न दे रखा है ये, वो भी ठीक है। नेक्स्ट 22 आ गया, मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम रिबन है, उसको मैग्नीशियम कीप्स इन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, अगर आप उसको बर्न करोगे तो कहाँ पर बर्न करते हो? नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में, ठीक है? आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है, असर्शन है, ठीक है? मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है ये समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को हम नाइट्रोजन के साथ बर्न कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड, और जो कि क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, सही बात है। मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ उसने कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन कोई रिएक्शन तो की होगी। पर यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगी, और जुड़ने को ही क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 आ गया, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग, हीट किसमें इवॉल्व होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और यहाँ पे एक्सो नहीं, यहाँ पर एंडो है, तो लास्ट आंसर हो गया डी। इसका नहीं, इसका आंसर हो गया आपका सी हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है? जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो उसमें कंबसन रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर आपका हीट रिलीज होती है, ठीक है? हीट किसमें इवॉल्व होती है? हीट इवॉल्व होती है, जो भी रिएक्शन क्या होती है? जो एक्सोथर्मिक होती है, उसके अंदर हीट रिलीज़ होती है। अब यहाँ एक्सोथर्मिक तो ऑप्शन है नहीं, तो ऐसी कौन-सी रिएक्शन है इसमें हीट रिलीज़ होती है? तो जलना, जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हो, बर्न करते हो, ठीक है? जब भी आप किसी को बर्न करते हो, जब बर्न करते हो तो उसमें से हीट रिलीज़ होती है। अब बर्न करने की रिएक्शन कौन-सी है इसमें? कंबशन रिएक्शन, सी। तो इसका आंसर चला गया सी, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24, डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, चीनी को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, कोई कंपाउंड नया नहीं बनता है, सीधे सीधे एग्जाम्पल हो गया फिजिकल चेंज का, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। फिजिकल चेंज हो जाता है, वो सॉलिड से एक्वस कंडीशन में चली जाती है। नेक्स्ट आ गया 25, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका? जो फूड
यहाँ पे कह रहा है सब्सटेंस है, उसको फूड कंटेंट में ऐड करते हैं जब जो भी फूड आपका फैट और ऑयल का बनाया जाता है, तो क्यों करते हैं? ताकि उसकी रेंसिडिटी ना हो, ताकि उसकी रेंसिडिटी ना हो। परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो उस सब्सटेंस का नाम बताओ, उस प्रोसेसर का नहीं, उस सब्सटेंस का। तो जो सब्सटेंस रेंसिडिटी को रोकने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या आंसर जाएगा इसका? डी, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है? अब आ गया 26 आ गया। 26 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमें क्या पता करना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो या तो किसी में ऑक्सीजन जोड़ रहे हों, ठीक है? या तो किसी में ऑक्सीजन आपकी जोड़ रहे हों या फिर उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहे हों। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन तो है नहीं। ठीक है? इसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन तो है नहीं। अब क्या होगा? H2S क्या कर रहा है ना? तो अब इसमें देखो I2 क्या कर रहा है? H2S में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। I2 क्या कर रहा है? H2S में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और उसमें और सल्फर को बिल्कुल इसने फ्री कर दिया। सल्फर को हाइड्रोजन से फ्री कर दिया। ये एरो का निशान है बीच में जो लगा हुआ है, ये एरो का निशान है, ठीक है? बीच में जो लगा है। तो यहाँ पर I2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि H2S में से क्या रिमूव कर रहा है वो हाइड्रोजन को और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो H2S का ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? I2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश। ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक सब्सटेंस है जो क्या काम करने में यूज आ रहा है? व्हाइट वॉश करने पे, मतलब जो आप घर में पुताई वगैरह करते हो, ठीक है? जो पुताई वगैरह करते हो उसमें काम आ रहा है। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका लाइमस्टोन कहलाता है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या होगा इसमें से? CaO निकल जाता है और CO2 निकल जाती है, ठीक है? फिर उस CaO को क्या किया जाता है? आप डालते हो वाटर में, ठीक है? इसको डाल देते हो वाटर के अंदर, H2O। वाटर के अंदर डाल देते हैं तो क्या बन जाता है वो? लाइम वाटर, जिसको आप व्हाइट वॉश बोलते हो, है ना? सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X। अब देखो मैं इसका आपको आंसर बताऊं अच्छे से। आप देखो इधर आंसर आंसर गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो ये दोनों लगभग-लगभग एक ही बात होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लगभग-लगभग कैसे? जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और उसका यूज़ आप करते हो व्हाइट वॉश में, ठीक है? उसका व्हाइट वॉश में यूज़ करते हो। तो इसका आंसर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 28 आ गया। द प्रोसेस ऑफ रिड मैं इसमें एक चीज़ आपको और क्लियर करूँ, इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और क्लियर करूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है? सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश, एक्स का यूज़ व्हाइट वॉश में करते हैं एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन और उसको लाइमस्टोन को हीट करने पे प्राप्त किया जाता है ना? तो आप अगर कैल्शियम ऑक्साइड को भी इसमें लगा दोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो ये आंसर आपका गलत नहीं जाएगा। वैसे तो सीबीएसई को इस तरह के क्वेश्चन देने नहीं चाहिए क्योंकि जिसमें दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, परंतु अगर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होगा ना वो ज़्यादा मोर एप्रोप्रिएट है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को फिर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब जाके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो लाइमस्टोन से पहले क्या मिलता है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इसका आंसर जाएगा H2O। तो अगर ऑप्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो तो आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी टिक कर सकते हैं, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज
इनमें स्टोरेज के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं? स्टोरेज के लिए हमेशा वो गैसें यूज़ करते हैं जो अनरिएक्टिव हों, जो किसी से भी रिएक्शन ना करें। तो इसका आंसर चला गया हीलियम और नाइट्रोजन। इनका यूज़ करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब आपका। PbCl2 प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस कॉपर। आप इसमें देखो PbCl2 ने किसको डिस्प्लेस कर दिया है? कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से। कॉपर अलग कर दिया देखो बिल्कुल। एक इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेस हो गई। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन पे। व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट आर हीटेड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस बिकॉज़। जब आप ग्रीन कलर फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर से वाटर निकल जाते हैं। तो याद रखिए जो FeSO4 होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल जब आपके निकल जाते हैं H2O तो आपका वो कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। इसका आंसर चला गया आपका बी, इट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बी चला गया इसका। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। पीछे भी अभी पढ़ा है हमने। पोटेशियम आयोडाइड को जब सिल्वर नाइट्रेट में डिसॉल्व करोगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर आयोडाइड में बन के तैयार हो जाएगा। और सिल्वर आयोडाइड कैसा होता है? येलो प्रेसिपिटेट। तो इसका आंसर चला गया सी, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgI का। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर क्या-क्या है? PbS रिएक्ट विद ओज़ोन एंड फॉर्म PbSO4। ठीक है? PbS रिएक्ट करता है ओज़ोन से और PbSO4 बना देता है। एज़ पर द बैलेंस्ड इक्वेशन मॉलिक्यूल ऑफ ओज़ोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ PbS इज हियर। तो इसमें क्या कह रहा है? PbS है, PbS उसकी रिएक्शन कराई गई है आपकी ओज़ोन से। PbS की रिएक्शन O3 से कराई गई है। किससे कराई गई है? O3 से। और क्या बन के तैयार हो गया? PbSO4। तो आप खुद बताइए इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 मॉलिक्यूल हैं। 4 मॉलिक्यूल है कि नहीं ऑक्सीजन के? और यहाँ PbS में ऑक्सीजन के PB में S में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मॉलिक्यूल है। तो अगर देखा जाए तो PbSO4 बनाने के लिए Pb को ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? कम से कम 4 मॉलिक्यूल चाहिए। तो इस यही पूछ रहा है कि इसमें से एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ PbS के 1 मॉलिक्यूल को कितने ओज़ोन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? तो इसका आंसर हो गया आपका 4। आप इसको जब बैलेंस करके भी देखेंगे तो इसमें यही रेशियो निकल के आ जाएगा। और पर मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया इधर एक PbS है, तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है और O3 मॉलिक्यूल आपकी 1 ऑक्सीजन जब ये टूटती है तो O2 प्लस O में टूटती है। किसमें टूटती है? O में, सिंपल O में। तो एक PbS 1 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो 4 ओज़ोन के मॉलिक्यूल चाहिए आपके 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट आ गया 34। केमिकली रस्ट क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्ट का फॉर्मूला तो आपका भाई साहब आ ही जाएगा Fe2O3.XH2O। याद रखना हाइड्रेटेड जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक होता है, ठीक है? हाइड्रेटेड जो फेरिक ऑक्साइड है वही क्या होती है? केमिकली रस्ट। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा आप। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। ये इसका फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। पेपर में जरूर आता है कि रस्ट का फॉर्मूला बताओ। ठीक है? F और H2O। यहाँ पर जो आयरन है वो एक फॉर्म में होता है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? यहाँ पर +3 होती है। प्लस चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 हमारे क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? देखिए रिएक्शन वो नहीं होती जिसमें लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करने की कोशिश करे। तो पहली वाली तो हो जाएगी क्योंकि जिंक क्या करेगी? कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन में
जो Cl2 है वो मोर रिएक्टिव होती है ब्रोमीन से। किससे मोर रिएक्टिव होती है? ब्रोमीन से। तो इसलिए ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर देगी। नेक्स्ट आ गया ज़िंक और मैग्नीशियम। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ खोल के देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी की, तो आप उसमें देखेंगे जो मैग्नीशियम है वो मोर रिएक्टिव है ज़िंक से। समझ रहे हो बच्चों बात? तो जो ज़िंक है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो इसका आंसर चला गया सी। ये आंसर क्या है आपका? गलत है। ठीक है? तो इसका आंसर चला गया सी। क्वेश्चन आपका आ गया 36। 36 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल माने होता है जिसको हीट की प्रेजेंस में किया जाए, हीट की प्रेजेंस में। तो देखिए H2O को H2+O2 में इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। AgCl सिंपल सनलाइट में ही ब्रेक हो जाता है। H2+Cl2 गिव्स 2HCl, तो इसमें ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसमें कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो इसका आंसर केवल बचा आपका डी। जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया डी। अगर आप ध्यान देंगे तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन, जो आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ते हैं, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स को, मेटल्स का अलग करना, उसमें आप ये वाली रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो इसका आंसर हो गया डी। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको 36 क्वेश्चन आज करा दिए और आपका ये पूरा चैप्टर मैंने फिनिश करा दिया, जिसमें 54 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे, वो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 36 क्वेश्चन मैंने आज आपके बता दिए। तो मतलब लगभग आपके 90 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए, जिसमें असर्शन रीजन भी थे, ऑब्जेक्टिव भी थे और कई रिएक्शंस थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो इसी तरह से मैं आपके ये मैंने फर्स्ट लेक्चर खत्म किया। मैं आपके आगे भी आने वाले लेक्चर्स में पूरी एनसीईआरटी खत्म करूंगा, केवल एक चैप्टर नहीं, पूरी एनसीईआरटी आपके खत्म करता चलूंगा। ऐसे ही बिल्कुल कुछ चुनिंदा जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, उनको मैं आपको कराता चलूंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आपका मैं लूँ कंटिन्यूअस लेवल पर, तो उसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते चले जाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और कम से कम 20 मार्क्स के लगभग 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन रीजन, ये सब आने लगे हैं। और बीच बीच में भी कई क्वेश्चन जो आपके केस स्टडी वाले होते हैं, तो केस स्टडी वालों में भी आप देखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे, जिनमें आपको इन रिएक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है केवल ये यहीं पर काम आएंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं, ये आपकी केस स्टडी आएंगी, असर्शन रीजन आएंगे और भी तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे।